आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास से जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा? जनजाति पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर राष्ट्रीय विकास से क्या इफ़ेक्ट पड़े, इसको हमें बताना है। जब विकास देश के अंदर हुआ तो विकास होने के साथ साथ हमारे द्वारा आदिवासी समूहों के साथ कुछ भेदभावपूर्ण तरीके अपनाए गए और कुछ नीतियों के दुष्परिणाम हुए, जिससे कि उनके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ा, कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, उनके जो संसाधन थे, जो उन्हें प्राकृतिक रूप से उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया। जो उनके संसाधन थे, जिन पर वो डिपेंड थे, जिनसे अपने वो जीवन की दिनचर्या का निर्वहन करते थे, उनसे उन्हें धीरे धीरे दूर करता गई सरकार। ठीक है। नंबर 2, उनसे जमीनों के मालिकाना हक छीन लिए गए और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके लिए आवासीय व्यवस्थाएं दूसरी जगह की जाएंगी, जो एक सपना बनकर रह गई और नहीं दी गई। जमीनें उनसे छीन ली गई और उनकी जो प्राकृतिक चीज़ें थी वो उनसे दूर होती गई धीरे धीरे। जो जंगल उनके रहवास हुआ करते थे, वहाँ पे जो जनजाति वास था, सब जैसे एक कोई एरिया है वहाँ पे केवल जनजाति लोग रहते हैं, वहाँ पर जो गैर जनजाति जातियाँ हैं वहाँ पर वो रहने लगी। जैसे ही राष्ट्रीय विकास हुआ, वैसे ही गैर जनजाति आदिवासी एरिया में निवास करने लगी, या आदिवासी लोग गैर जनजाति एरिया में निवास करने लगे। इससे उनके ऊपर एक गलत इफेक्ट पड़ा। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे भारत में जातिवाद के ऊपर। भारत में जातिवाद, भारत में कास्ट सिस्टम। भारत के अंदर हम जातिवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो जातिवाद क्या है? जातिवाद को यदि हमें समझना है तो एक बात जानना होगा कि जातिवाद का अर्थ होता है कि किन्हीं भी बड़े समुदायों के द्वारा, बड़े वर्गों के द्वारा छोटी जातियों को अछूतपूर्ण तरीके से अनटचेबिलिटी के रूप में उन्हें परेशान करना, उनके साथ असमानता का व्यवहार करना, उनकी स्वतंत्रता को वंचित करना, उनकी स्वतंत्रता के ऊपर आघात करना, क्या कहलाता है? जातिवाद, जो हमारे भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीकी देशों में भी एक जातिवाद है, लेकिन वहाँ पर एक रंग भेद का जातिवाद है कि वहाँ पर कलर सिस्टम के ऊपर जातिवाद होता है कि काले लोगों के लिए कुछ अलग भाव रहते हैं और गोरे लोगों के लिए सम्मानपूर्ण भाव रहते हैं। उनके लिए पेयजल की व्यवस्थाएं अलग अलग, बस सिस्टम अलग अलग, बसें भी अलग अलग, हर चीज़ की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। वैसे ही भारत में वर्ण के नाम पे एक बर्डन अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसमें 4 वर्ण बताए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनकी कुछ जातियों को अछूता माना जाता है, शूद्र की माना जाता है, जो इनके द्वारा इनके साथ एक गलत तरीके से एक असमानता का भाव देखा जाता है। ये लोग इन्हें अछूता मानते हैं, इनसे दूरी बना के रखते हैं, जो भारतीय समाज में एक बहुत ही गलत बात है। और इसके खिलाफ हमारे देश के कई महान लोगों ने एक बेहद चर्चा की, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, या ज्योतिबा फुले हों, या अब्दुल कलाम हों, या स्वामी विवेकानंद हों। कई बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी
कई बड़े बड़े नेताओं ने, कई बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने इस पर चर्चा की और कहा कि जातिवाद गलत है और देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए। देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए, सब पता है, संविधान के अंदर ये सब लिखित है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का एबोलिस्ट कहता है। लेकिन आए दिन आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में, आज भी हम जातिवाद से संबंधित कई मुद्दे देखते हैं, कई जगह कई कृत्य होते हैं जहाँ पर जातिवाद विभिन्न रूपों में देखा जाता है। कहीं आज से लगभग 1.5 साल पुरानी एक बात है, वहाँ पर नल पर 2 व्यक्ति पानी भर रहे थे, वहाँ पर एक अछूत व्यक्ति ने जो शूद्र वर्ण का है, उसने किसी सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के बर्तन को छू लिया, स्पर्श कर लिया और इतने में ही उस शूद्र व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया। एक भीड़ आई और भीड़ ने उसको ख़त्म कर दिया। तो क्या इसके बहुत ही गलत इफेक्ट हुए हैं देश में। आज भी ये देखा जाता है, भले ही कानून आज बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों को भी एक केवल किताबों में लिखित है। देश में SC/ST एक्ट है, आरक्षण है, ये सभी व्यवस्थाएं संविधान के जो प्रौद्योगिता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, उस समय के जो समझदार व्यक्ति लोग थे, उन लोगों ने इन चीज़ों को इसीलिए जोड़ा था ताकि जो शूद्र वर्ण है, जो इन 3 वर्णों से बहुत नीचे है अवस्था में, उन वर्णों को इन वर्णों के समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा सके। इसीलिए भारतीय संविधान में इसके ऊपर विशेष गौर किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कथन कहा था, महात्मा आए और चले गए, और अछूत ही रह गए। अर्थात कि कई लोग आए, कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन जो अछूत थे वो अछूत ही रह गए। और आज भी उनकी वो बात आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखी जा सकती है कि आज भी इतना सब कुछ होने के बाद उनके द्वारा अपने अधिकारों को सही रूप से ना समझ पाने के कारण, जो शूद्र वर्ण है उनके द्वारा अपने अधिकारों को ना समझ पाने से, और जो शक्तिशाली इस वर्ण में लोग हैं आज अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिनको वास्तविकता में आरक्षण और SC/ST की एक्ट की आवश्यकता है, वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह शिक्षित नहीं है। तो देश के सभी वर्णों और शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शिक्षित होने के नाते देश में इन सभी चीज़ों का अंत करने के लिए अब प्रयासरत हों। और जो इन वर्णों में, शुद्ध वर्ण में भी जो शक्तिशाली लोग हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि जो हमारे वर्ण में दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, जिनको दबाया गया है, उन सभी को उत्थान किया जाए, उनको बराबर लाया जाए। क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि यदि समाज का एक भाग यदि नीचे रहता है तो समाज का संपूर्ण विकास होना संभव है। आज भी भारत में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या भूखी सोती है। यदि हम अपने देश में टेक्नोलॉजी हासिल भी कर लेते हैं, यदि हम देश में टेक्नोलॉजी हर चीज़ हासिल कर लेते हैं, देश में मिसाइलें बना लेते हैं, चीन को टक्कर दे देते हैं, पाकिस्तान को हरा देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है यदि हमारे देश में 20 करोड़ आदमी आज भी भूखे सोते हैं। कोई मतलब नहीं है। यदि लोग भूखे सोते हैं, हम मिसाइलें बना रहे हैं, क्या मतलब होगा। सबसे पहला काम होना चाहिए कि लोगों को खाना दिया जाए। यदि इन्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है तो देश की स्थिति वास्तविकता में बहुत ख़राब है। हिंदुत्व, हर चीज़, अम्बेडकरवाद, हर चीज़ अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला काम होना चाहिए कि हर किसी के पास खाना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इन चीज़ों की आवश्यकता देश में सबसे अधिक मात्रा में हो, इनको होना चाहिए। कई लोगों ने प्रयास किए, प्रयास में उतने सफल नहीं हुए, फिर भी इतने सफल तो हुए कि आज इतना तो है कि हाँ, धीरे धीरे इन वर्णों में भी समझदारी आ रही है। लेकिन इन वर्णों में जो जनजातीय समूह हैं, आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, आज भी वह हाशिए के पद पर हैं। आज भी उनके साथ इतना दुर्भावपूर्ण
क्योंकि जो एससी वर्ग है वह तो धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है, अपने अधिकारों को जान रहा है, और कई इतने शिक्षित भी हो रहे हैं कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन जो जनजातीय आदिवासी समूह हैं वो आज भी शिक्षा से बहुत दूर हैं। वो आज भी जो अधिकार उन्हें संविधान में दिए गए हैं और देश में तमाम लोगों के द्वारा बताए जाते हैं, समझे जाते हैं कि आपके साथ दबावपूर्ण किया जाता है, महान लोग उन्होंने बताए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आज उन किताबों को, जिन किताबों को पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें संविधान का पता ही नहीं है कि संविधान है क्या, आईपीसी है क्या, सीआरपीसी है क्या, इसलिए वो उन चीज़ों से आज भी दूर है। तो भारत में जातिवाद का दूर होना बहुत आवश्यक है। यदि भारत में जातिवाद दूर नहीं होता है तो धीरे धीरे देश की स्थिति बहुत ख़राब होती जाएगी। भले ही हम समाज के किसी हिस्सों को कितना भी ऊंचा ले जाएं, यदि कोई हिस्सा नीचे है तो वह आपको पकड़कर नीचे ले आएगा। कितने भी ऊंचे जाएंगे हम, यदि हमारे देश में जो 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं वो गलत कृत्य करेंगे, देश में चोरी होंगी, डकैती होंगी। क्यों होंगी चोरी डकैती? ये 20 करोड़ लोग हैं, इन्हें खाना नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाना चाहिए हमें तो, ठीक, पेट का सवाल है। तो यदि इन्हें हम ये चीज़ नहीं मुहैया करा पाते हैं तो देश में इन स्थितियों का आना स्वाभाविक है, और हम कितने भी आगे बढ़ जाएं। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि इन तक हम खाना की पहुंच कराएं। इसमें हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यदि हम उन्हें खाना दे रहे हैं तो हम स्वयं की सुरक्षा कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जब उनके पास खाना होगा तो अपने आप वो गलत कृत्यों से दूर रहेंगे। आज देश की 70-80% मनी है वो चंद हाथों में कैद है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हैं, और कई लोग ऐसे हैं, 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। कैसे क्या हो सकता है जिसका? आपके पास काबिलियत है, आपने पैसा कैसे कमाया, लेकिन इतने पैसे का आप क्या करेंगे? आपने किसी न किसी रूप में एक ब्लैक साइड से पैसा कमाया और अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया है। उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में समानता से नहीं है। यदि वो डिस्ट्रीब्यूशन समानता से हो जाए तो ये 20 करोड़ लोग भूखे थोड़ी मरेंगे। कई लोग अरबपति हैं, कई लोग भूखे सो रहे हैं। तो इन्हें धीरे धीरे देश के अंदर कम किया जाए, और जातिवाद को भारत में समाप्त करना बहुत आवश्यक है, और धीरे धीरे लगभग आशाएं हैं कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कानून आज भी हैं जो कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार को कानून कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। सरकार को नई नई योजनाएं अपने क्रियाक्रमों में अपने क्रियाक्रमों में विभिन्न अनुच्छेदों में, आरक्षण में सुधार की आवश्यकता है। आरक्षण में सुधार की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि जो व्यक्ति भी शूद्र जाति जो बताई जाती है, जिसको अपन मानते हैं, एससी मानते हैं, शूद्र शब्द कहना गलत है, शूद्र नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी उसके कारण शूद्र कहा जाता था, अब उन्हें एससी कहा जाता है। एससी और एसटी में जो व्यक्ति अब सबल हो चुके हैं, उनके पास पैसा आ चुका है, जो भी एससी एसटी में सबल हो चुके हैं, जिनके पास पैसा आ चुका है, उनको अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति यदि एससी एसटी में है जिसके पिता किसी ज़िले के जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, या मंत्री हैं, या विधायक हैं, या मुख्यमंत्री हैं, उनके लड़के को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे आरक्षण को छीन लेना चाहिए। आरक्षण जिनके पास पैसा है, जिनके पास नौकरियां हैं, उनसे छीनना चाहिए। और जो एससी एसटी में गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, जिनके पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें हमें आरक्षण और अधिक मात्रा में देना चाहिए। जनजातियों को आज वास्तविकता में सबसे अधिक आवश्यकता है। एससी का जो आरक्षण है उसका तो
हमें करना ही चाहिए, लेकिन जनजाति के आरक्षण को हमें और बढ़ाना चाहिए। उन्हें शिक्षा के लिए अपने कार्यक्रमों से, अपनी शैली से उनको शिक्षा की ओर मुड़ना चाहिए। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को, सभी को सोचना चाहिए, और हमें भी, हमारा भी दायित्व है कि इन्हें हम शिक्षा की ओर उन्मुख करें, क्योंकि यदि शिक्षा है तो सब कुछ पाया जा सकता है, और शिक्षा नहीं है तो जब आप अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे तो आप सभी अधिकारों से वंचित ही रहेंगे, उनका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। ये था भारत में जातिवाद, जो शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है।